हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन की, बायोबिलिटी की और उसके साथ साथ बायोइक्विवेलेंस को भी हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। ड्रग एब्जॉर्प्शन इज ए प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अनचेंज ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, मतलब ड्रग एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ड्रग आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचता है। उस पूरा प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। बट यहाँ पर जानने वाली और गौर करने वाली बात यह है कि अनचेंज ड्रग होना चाहिए। मतलब जो ड्रग हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो एज इट इज एब्जॉर्ब होना चाहिए, उसमें कोई स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन या उसमें कोई बायो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। ठीक, मतलब कितने अमाउंट पे ड्रग जो है अनचेंज्ड फॉर्म में सिस्टमिक सर्कुलेशन पे पहुंच रहा है उसी को हम बोलेंगे उसका ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अगर कोई ड्रग है 500 mg हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसमें 200 mg अगर वो मेटाबलाइज हो जा रहा है या फिर उसका नेचर जो है चेंज हो जा रहा है और मात्र 300 mg पहुंच रहा है ब्लड सर्कुलेशन पे, तो उसका एब्जॉर्प्शन 300 mg ही कहलाएगा, ना कि 500 mg। ठीक है, तो अनचेंज ड्रग को यहाँ पर याद रखना जरूरी है। मूवमेंट ऑफ अनचेंज ड्रग हमको याद रखना जरूरी है फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर टैबलेट लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। टैबलेट को जैसे ही हम बॉडी पे एडमिनिस्टर करते हैं तो पहले तो स्टमक में जाके वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा, उसको हम डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। देन यहाँ पर के फ्लूइड जो होते हैं स्टमक फ्लूइड पे, उस पे वो डिसॉल्व होगा, उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं। या तो वो नीचे जाएगा और इंटेस्टाइनल फ्लूइड पे डिसॉल्व होगा, यहाँ पर भी डिसोल्यूशन हो सकता है। तो एब्जॉर्प्शन जो है या तो स्टमक से डायरेक्ट ब्लड वेसल पे हो सकता है या तो इंटेस्टाइनल या कोलोन पे जाके ब्लड वेसल में पहुंच सकता है। इसी को सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचना बोलते हैं। तो फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ओरल रूट से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने का जो प्रोसेस है उसी को हम ड्रग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। बट वो ड्रग अनचेंज्ड फॉर्म में होना चाहिए। पर अगर हम कोई ड्रग को डायरेक्ट इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं तो इंजेक्शन के फॉर्म में क्या होता है, डायरेक्ट ब्लड वेसल पे हम इंजेक्ट करते हैं ड्रग को, तो उस पर एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, या फिर बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन जो है वो 100% होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कोई भी ओरल डोसेज फॉर्म की तो पहले तो स्टमक में बहुत सारे बैरियर उसको फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि स्टमक का एसिड, स्टमक का जो म्यूकोसा है वो, उसी प्रकार इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उसको इसमें जो फूड पार्टिकल्स पहले से प्रेजेंट है उससे उसको इंटरेक्ट होना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ही वो एब्जॉर्ब होता है। तो बहुत सारे बैरियर्स रहते हैं इन द ड्रग एब्जॉर्प्शन। हम फैक्टर्स अफेक्टिंग को डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, अब जो फैक्टर्स है जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है वो एक तो ड्रग के नेचर पे डिपेंड करेगा और एक बॉडी के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, बॉडी का नेचर जैसे कि मैंने बताया, इसमें एंजाइम्स हो सकते हैं, कुछ ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो सकती है, कोई डिजीज कंडीशन हो सकता है, या फिर डिफरेंट एज के अनुसार, जेंडर के अनुसार भी ड्रग एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होता है। उसी प्रकार ड्रग का नेचर जैसे कि उसका सॉल्युबिलिटी हो गया, उसका पार्टिकल साइज हो गया, डिसोल्यूशन टाइम, डिसइंटीग्रेशन टाइम, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो दो फैक्टर इसमें मेन है, ड्रग का और बॉडी का। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सब फैक्टर्स हैं, उसको हम डिटेल में बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन तो अब हम समझ गए क्या है ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब उसको हम मेजर कैसे करेंगे बॉडी पे कि कितना ड्रग एब्जॉर्ब हुआ। तो हम क्या देख सकते हैं, डिफरेंट टाइम इंटरवल पे उसका प्लाज्मा कंसेंट्रेशन को, ब्लड का कंसेंट्रेशन को चेक कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम में कितना कंसेंट्रेशन ब्लड में जा रहा है। ठीक है, जैसे कि 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर पे कितना प्लाज्मा कंसेंट्रेशन राइज हो रहा है ड्रग का, उससे हम मेजर कर सकते हैं कि ड्रग कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसमें एक चीज जानने वाली बात है, मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन। मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन का मतलब होता है कोई भी ड्रग अपना इफेक्ट शो करने के लिए प्लाज्मा पे या फिर ब्लड पे एक मिनिमम कंसेंट्रेशन तक पहुंचता है। उसके नीचे अगर वो रहा तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, उसका कोई एक्शन नहीं रहेगा बॉडी पे, या बहुत ही कम एक्शन रहेगा। ठीक है, तो जब तक कोई ड्रग अपना मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन पार ना कर ले, थेराप्यूटिक लेवल पे ना पहुंच जाए, तब तक वो ड्रग हमारे लिए यूजफुल नहीं होता। ठीक है, और मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन के नीचे होता है सब थेराप्यूटिक लेवल। मतलब उसको अगर कोई ड्रग पार नहीं किया, जैसे कि यहाँ पर ड्रग ए और बी की बात करें तो देख सकते हैं आप ड्रग ए जो है सब थेराप्यूटिक लेवल पे ही है, इस लेवल को पार नहीं कर पाया, और जो ड्रग बी है वो थेराप्यूटिक लेवल को पार कर चुका है। तो ये ड्रग भी जो है हमारे लिए यूजफुल है इस केस में। अब ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है ड्यू टू फास्टर एब्जॉर्प्शन रेट एंड अनचेंज्ड फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब कोई ड्रग अगर फास्टली एब्जॉर्ब होता है और अनचेंज्ड फॉर्म में होता है, ये दोनों को जानना जरूरी है हमारे लिए। फास्ट एब्जॉर्ब होना भी चाहिए और अनचेंज्ड एब्जॉर्ब भी होना चाहिए। ठीक है,
कोई ड्रग फास्टली एब्जॉर्ब होता है तभी जाके वो थेरेप्यूटिक लेवल पे पहुंचता है, और उसके साथ साथ अनचेंज्ड फॉर्म में भी होना चाहिए। जैसे कि यहाँ ड्रग ए की बात करें, सपोज हमने 500 mg एडमिनिस्टर किया ड्रग को बॉडी पे, ड्रग ए की बात कर रहे हैं, तो वो एब्जॉर्ब तो 500 mg हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो स्लोली एब्जॉर्ब हो रहा है। तो स्लोली एब्जॉर्ब होने पे वो मेटाबोलाइज भी होते जाता है। कोई भी ड्रग ब्लड में पहुंचता है तो क्या होता है, ब्लड के साथ साथ वो लीवर पे भी पहुंचेगा, किडनी पे भी पहुंचेगा, सब ऑर्गन पे पहुंचता है। और यहाँ पर अलग अलग एंजाइम होते हैं जो उसको मेटाबोलाइज कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं। सिंपल भाषा में उसको चेंज कर सकता है। तो हमको क्या चाहिए, अनचेंज ड्रग ही चाहिए। तो फास्ट एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। फास्ट एब्जॉर्प्शन होने से क्या होगा, ब्लड में फास्टली पहुंचेगा और उसका मेटाबॉलिज्म होने से पहले उसका इफेक्ट हमको दिखने लगेगा, ठीक है। इसलिए कोई भी ड्रग एक तो फास्ट एब्जॉर्ब होना चाहिए और उसके साथ साथ अनचेंज्ड फॉर्म में एब्जॉर्ब होना चाहिए। क्लियर है ये चीज, मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन। अब जो मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन है वो हर ड्रग के लिए अलग अलग हो सकता है। बायोअवेलेबिलिटी, जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं, दो चीजों से मिलकर बना है, बायो एंड अवेलेबिलिटी। मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में कितना ड्रग अवेलेबल है उसी को हम बोलेंगे बायोअवेलेबिलिटी। बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब यहाँ पर ब्लड की बात चल रही है, ब्लड में कितना पहुंच रहा है ड्रग, उसी को हम बोलेंगे उसका बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है। अगर इसका डेफिनेशन देखें तो रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। मतलब ड्रग तो एब्जॉर्ब हो रहा था, हम पढ़े अभी कैसे ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन उसका क्या रेट है, किस दर से एब्जॉर्ब हो रहा है और क्या एक्सटेंट से, मतलब किस लिमिट तक एब्जॉर्ब हो रहा है, मैक्सिमम कितना लिमिट तक एब्जॉर्ब हो जा रहा है कोई ड्रग। और रेट का मतलब किस दर से, मतलब अगर हर एक टाइम इंटरवल की हम बात करें तो किस टाइम में कितना उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो हमको पता रहना चाहिए। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अगर इसको डिटरमाइन करें तो डिटरमाइन बाय दो मेथड से इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। पहले तो एक ग्राफ प्लॉट करके कंसेंट्रेशन और टाइम के बीच, जैसे कि हमने पहले ग्राफ डिस्कस किया था उसी तरीके से, या फिर एक्सक्रीजन रेट को देख सकते हैं। यूरिन से ही एक्सक्रीट होना है मोस्ट ऑफ द ड्रग को, तो कुछ ड्रग को यूरिन एक्सक्रीजन रेट से भी हम बायोअवेलेबिलिटी पता कर सकते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम कंसेंट्रेशन और टाइम के बीच जो कर्व बनाते हैं उसी से हम देखते हैं। देन इसमें हम क्या मेजर करते हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ डोज मेजर, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ डोज को देखते हैं हम, कितना फ्रैक्शन, मतलब जैसे कि हमने 500 mg एडमिनिस्टर किया बॉडी पे, तो उसमें 200 mg एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये हो गया एक फ्रैक्शन, 200 आउट ऑफ 500। अमाउंट की बात नहीं करेंगे, 200 नहीं बोल सकते हम, ठीक है। 200 आउट ऑफ 500 ये हो गया फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन ऑफ डोज इज मेजर्ड दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अगेन यहाँ पर क्या रहा है, अनचेंज्ड फॉर्म। अनचेंज्ड फॉर्म को हमको भूलना नहीं है, अनचेंज्ड फॉर्म में ही ड्रग एब्जॉर्ब होना चाहिए, ठीक है। उसी को उसका बायोअवेलेबिलिटी बोलेंगे। ऐसे नहीं कि एब्जॉर्ब तो हो रहा है लेकिन वो मॉडिफाई होकर एब्जॉर्ब हो रहा है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है तो वो एक्शन नहीं दे पाएगा। तो अनचेंज्ड फॉर्म में फ्रैक्शन उसका डोज जितना एब्जॉर्ब हो रहा है उसी को उसको बोलेंगे बायो। देन नेक्स्ट है, अगर हम आईवी रूट की बात करें, मतलब इंट्रावेनस वेन्स में डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं हम ड्रग को, तो उसमें बायोअवेलेबिलिटी 100% रहेगा। कोई डाउट ही नहीं हमारे पास कि एब्जॉर्ब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में ही हम पहुंचा रहे हैं ड्रग को। और बायोअवेलेबिलिटी का मतलब है ब्लड में कितना अमाउंट पहुंच रहा है। तो आईवी के केस में बायोअवेलेबिलिटी 100% रहेगा, ठीक है। बहुत सारे वाइवा इंटरव्यू उसमें पूछा जाता है। बट इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जैसे सबक्यूटेनियस रूट है या फिर इंट्रामस्कुलर रूट है, ये भी पेरेंटरल रूट ही है, ठीक है। इंजेक्शन के थ्रू ही दे रहे हैं, पर क्योंकि यहाँ सबक्यूटेनियस लेयर पे दिया जा रहा है या फिर मसल्स पे दिया जा रहा है इंट्रामस्कुलर, तो नॉट ऑलवेज 100%। कुछ कुछ ड्रग का 100% हो सकता है बायोअवेलेबिलिटी, लेकिन हमेशा 100% नहीं रहता। ओरल रूट से तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, लेकिन 100% होना जरूरी नहीं है, जबकि आईवी केस में 100% होता है बायोअवेलेबिलिटी। अब हम समझते हैं वाई बायोअवेलेबिलिटी इज नॉट 100% बाय अदर रूट। मतलब हम अगर आईवी रूट से दे रहे हैं तब तो 100% आ रहा है, लेकिन अदर रूट से 100% क्यों नहीं होता बायोअवेलेबिलिटी। तो इसका दो मेन कारण है। पहला तो है इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, और दूसरा है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जिसको प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। मतलब ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले प्री सिस्टमिक वो मेटाबोलाइज हो जाता है। तो पहले हम देखते हैं इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन क्या है। इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन ड्रग से भी हो सकता है, ड्रग के चलते भी हो सकता है और बॉडी के चलते भी, ठीक है। ड्रग के चलते कैसे, ड्रग की अगर सॉलिबिलिटी की बात करें, पीएच की बात करें, या फिर उसकी मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होता है। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होने के लिए या फिर बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन होने के लिए ड्रग शुड बी लिपोफिलिक, ठीक है। ये हमको याद रखना है, लिपोफिलिक मतलब ऑयल सॉल्युबल या फिर फैट सॉल्युबल बोल सकते हैं। जो भी ऑयल सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल ड्रग होते हैं जिसका लिपोफिलिसिटी ज्यादा होता है ना, ऑयल सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है, वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को इजिली क्रॉस कर सकता है। बायोलॉजिकल जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसको इजिली क्रॉस कर सकता है। लेकिन अगर वाटर सॉल्युबल है ज्यादा ड्रग,
पोलर है ज़्यादा ड्रग तो वो इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। तो ड्रग शुड बी लिपोफिलिक एंड नॉन पोलर, ठीक है, वो पोलर फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं रहना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होना चाहिए। न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज इजिली एब्जॉर्ब। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होता है। ड्रग में भी बहुत सारे कमियां रहती हैं, इसकी वजह से उसका इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करें क्लोरटेट्रासाइक्लिन की, क्लोरटेट्रासाइक्लिन की एब्जॉर्प्शन है 30% फ्रॉम ओरल रूट, ठीक है। उसी तरह अगर बात करें हम क्लोरोक्विन की, उसका एब्जॉर्प्शन 80% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ओरल रूट से अगर क्लोरोक्विन टैबलेट को देंगे तो 80% वो एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर बात करें डायजेपम की, ठीक है, डायजेपम एक बेंजोडाइजेपिन ड्रग है और सीएनएस को डिप्रेस करता है। तो इसका अगर एब्जॉर्प्शन रेट या बायोबिलिटी रेट पता करें हम तो ऑलमोस्ट ये 100% रहता है, मतलब 99 to 100% ये एब्जॉर्ब हो जाता है। बायोबिलिटी इसका 100% के लगभग रहता है ओरल रूट से। डायजेपम का अगर टैबलेट दें हम तो वे 99 to 100% बायोबिलिटी शो करता है। तो ये क्यों हो रहा है, अलग अलग ड्रग का ऐसे क्यों हो रहा है, बायोबिलिटी वेरी क्यों कर रहा है? ये भी तो ओरल रूट से ही दे रहे हैं, हम आईवी रूट से नहीं दे रहे हैं इसको। तो ये डिपेंड करता है इसका लिपोफिलिसिटी और नॉन पोलैरिटी पे, ठीक है। तो ड्रग शुड बी नॉन पोलर एंड लिपोफिलिक इन नेचर। अब हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्यों हो रहा है? ये ड्यू टू बॉडी हो रहा है, ठीक है। अब सपोज ड्रग कंप्लीटली एब्जॉर्ब होने के लिए रेडी है, लेकिन हमारा बॉडी मेटाबोलाइज करना स्टार्ट कर दे तो उसका बायोबिलिटी नीचे जा सकता है, गिर सकता है, 100% नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म? ये पहला तो कारण है ड्यू टू गट वाल। जो इंटेस्टाइनल वाल होते हैं, इंटेस्टाइनल लाइनिंग, यहाँ पर सपोज ड्रग है, इंटेस्टाइन है, यहाँ से अब एब्जॉर्ब होना चाहेगा ड्रग, लेकिन इंटेस्टाइनल जो वाल्स है इसके वजह से होता है। यहाँ पर भी कुछ एंजाइम्स रहते हैं जो ड्रग को तोड़ देते हैं, या फिर हो सकता है यहाँ पर जो फूड पार्टिकल्स पहले से प्रेजेंट है वो इंटरफियर करे ड्रग के एब्जॉर्प्शन से। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यहाँ पर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कम होगा तब भी बायोबिलिटी कम रहेगा, क्योंकि ब्लड में ही पहुंचना है और ब्लड फ्लो कम है तो भी बायोबिलिटी कम होगा। तो ड्यू टू गट वाल पहला मेन रीजन। देन सेकंड है लीवर। जैसे ही ड्रग जीआईटी से एब्जॉर्ब होता है तो लीवर में भी पहुंच जाता है, और लीवर में पहले से प्रेजेंट रहते हैं उसके माइक्रोसोमल एंजाइम्स जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म का ही काम करते हैं, और वो इनएक्टिवेट कर देते हैं ड्रग को, ठीक है, उसको तोड़ देते हैं और बाइल जूस के रूप में एक्सक्रीट कर देते हैं बॉडी से। तो ये एक मेजर रीजन है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का, लीवर के जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं वो डिस्टर्बेंस करते हैं। अब ये जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो दो प्रकार का हो सकता है। पहला है पार्शियल, मतलब हल्के रूप में हो सकता है, या फिर कंप्लीटली टोटल, मतलब पूरा के पूरा मेटाबोलाइज हो जाए अगर उसको ओरल रूट से दें हम तो जो पार्शियल है उसको तो हम हायर डोज से कंपेंसेट कर सकते हैं। हायर डोज दिए तो उसका मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन हम मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि प्रोप्रानोलोल के केस पे, ठीक है। लेकिन टोटली मेटाबोलाइज हो जा रहा है तो रूट शुड बी चेंज्ड। इसके अलावा हमारे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है, हम ओरल रूट से उसको एडमिनिस्टर कर ही नहीं सकते। जैसे कि इंसुलिन के केस में हम इसको ओरल रूट से एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, जबकि सबक्यूटेनियस रूट से ये इजिली एब्जॉर्ब हो सकता है। तो जितने भी इंसुलिन के प्रिपरेशन है उसको सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। ये DI के एग्जाम में, फार्मासिस्ट के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि इंसुलिन को कौन सा रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है, तो सबक्यूटेनियस रूट से जनरली एडमिनिस्टर किया जाता है इंसुलिन को। तो ये दो मेन कारण है कोई भी ड्रग का ओरल रूट से देने से 100% बायोबिलिटी नहीं होने का। पहला तो ड्रग का फैक्टर खुद का इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होने का, और दूसरा बॉडी जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फिर प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। तो हम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म को टू मेजर डिटर्मिनेंट्स भी बोल सकते हैं बायोबिलिटी का। डिटर्मिनेंट्स मतलब बायोबिलिटी यही दोनों चीजों पे मेनली डिपेंड रहता है, या हमको बायोबिलिटी को डिटरमाइन करना है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से हम बायोबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टू मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ बायोबिलिटी इज एब्जॉर्प्शन एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब हम इसको एक ग्राफिकल वे पे समझते हैं बायोबिलिटी को। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें टाइम के बीच और प्लाज्मा कंसेंट्रेशन के बीच किसी भी ड्रग का, तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा, बेल शेप्ड ग्राफ मिलेगा। पहले तो प्लाज्मा कंसेंट्रेशन इंक्रीज होते जाएगा, देन कुछ टाइम बाद वो मेटाबोलाइज के बाद उसका एक्शन डिक्रीज होते जाएगा, प्लाज्मा कंसेंट्रेशन 0 हो जाएगा, ठीक है, पूरा एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी पे। तो इसमें हमको 3 चीजों का पता चलता है। पहला तो है टी मैक्स। टी मैक्स वो टाइम है जिसमें प्लाज्मा कंसेंट्रेशन मैक्सिमम होता है, ठीक है, ड्रग का प्लाज्मा कंसेंट्रेशन मैक्सिमम होता है, देन उसके बाद वो डिक्रीज होते जाता है। और पता चलता है सी मैक्स। सी मैक्स मतलब मैक्सिमम प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ एनी ड्रग। अब जो टी मैक्स है और एरिया अंडर कर्व है उससे हम क्या क्या पता कर सकते हैं? टी मैक्स से हम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पता कर सकते हैं, क्योंकि रेट का मतलब ही है
प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, उसी प्रकार एरिया अंडर कर्व से हम एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को ही हम बायोबिलिटी बोलते हैं, जो कि हमको टी मैक्स और एरिया अंडर कर्व से ऑब्टेन होता है। तो एग्जाम में पूछा जा चुका है टी मैक्स और एरिया अंडर कर्व को, जी पैट में भी पूछा जा चुका है इसको। एरिया अंडर कर्व से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, देखिए अल्फाबेट में टी और आर काफी क्लोज होते हैं, पी क्यू आर एस एंड टी। ठीक है, तो आर और टी काफी क्लोज है। उसी प्रकार सी और ई, सी डी एंड ई, तो एरिया अंडर कर्व जो है वो ई के काफी करीब है। तो टी मैक्स से हम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पता करेंगे, जबकि एरिया अंडर कर्व से एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो अल्फाबेट से इसको हम याद रख सकते हैं। अब हम समझते हैं बायो इक्विवेलेंस को। बायो इक्विवेलेंस एक कंपैरेटिव स्टडी है जिसमें हम दो या दो से अधिक ड्रग के बायो अवेलेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि बायोअवेलेबिलिटी जो होता है वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स से वेरी करता है। मतलब कोई ड्रग है, सेम ड्रग दो अलग अलग कंपनी से अगर वो आ रहा है तो उसका बायोअवेलेबिलिटी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ड्रग सेम रहता है, डोसेज फॉर्म भी सेम रहता है और डोज भी सेम रहता है, बट उसका बायोअवेलेबिलिटी, उसका प्लाज्मा कंसेंट्रेशन जो है वो वेरी कर सकता है। इसलिए बायोइक्विवेलेंस हमको स्टडी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर हमने एस्प्रिन का एग्जाम्पल लिया है, दोनों एस्प्रिन टैबलेट हैं बट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के हैं, डिफरेंट कंपनीज के हैं, दोनों टैबलेट फॉर्म में भी हैं और दोनों का डोज भी सेम है 350 mg और 350 mg, बट फिर भी दोनों का बायोअवेलेबिलिटी डिफरेंट हो सकता है। अब हम समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, वाई बायोअवेलेबिलिटी इज डिफरेंट फॉर द सेम ड्रग ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चरर। तो पहला तो कारण है एक्सीपिएंट की वजह से, डिफरेंट बाइंडर यूज होने की वजह से, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट या फिर लुब्रिकेंट्स, ग्लाइडेंट्स जो यूज होता है, अलग अलग प्रकार के एक्सीपिएंट यूज करते हैं हर कंपनी वाले अपने अपने हिसाब से। उस फॉर्मूला की वजह से भी बायोअवेलेबिलिटी अलग अलग हो सकता है। देन फोर्स ऑफ कंप्रेशन, जब भी टैबलेट को कंप्रेस किया जाता है तो अलग अलग फोर्स अप्लाई करते हैं अलग अलग कंपनी वाले। ठीक है, तो उससे जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, उसका जो हार्डनेस है जो वो वेरी करता है। उसके साथ है पार्टिकल साइज, क्रिस्टल फॉर्म ऑफ द ड्रग। अगर पार्टिकल साइज को हम रिड्यूस करें, माइक्रो फाइन टैबलेट करें, तो एस्प्रिन का एब्जॉर्प्शन को हम बढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार ग्राइसोफुल्विन हो गया या स्पैरोनोलैक्टोन हो गया, ये सब ड्रग का एब्जॉर्प्शन पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है। ग्राइसोफुल्विन को तो पूछा भी जा चुका है एग्जाम में कि ग्राइसोफुल्विन के एब्जॉर्प्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसका दो तरीका है, एक तो पार्टिकल साइज को बहुत रिड्यूस करके और एक हाई फैट डाइट। ठीक है, हाई फैट डाइट देते हैं, उसके साथ भी ग्राइसोफुल्विन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है बहुत सारे ड्रग का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी डिफर हो जाता है। देन पुअरली सॉल्युबल ड्रग के साथ ये ज्यादा देखा गया है। ऐसे ड्रग जिसका सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा डाउटफुल है, जो फ्रीली सॉल्युबल नहीं है, वो ड्रग में ज्यादा देखा गया है बायोअवेलेबिलिटी का डिफरेंस। अब हम देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब बायोइक्विवेलेंस स्टडी करना क्यों जरूरी है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। तो ये उन ड्रग के लिए ज्यादा यूजफुल है जिसका लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ऐसे ड्रग जिसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है, जैसे कि डिगॉक्सिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होने का मतलब होता है थोड़ा सा भी डोज वेरी हुआ तो वो ड्रग टॉक्सिक लेवल में पहुंच जाता है। ठीक है, डोज वेरिएशन या डोसेज फॉर्म वेरिएशन उस पर नहीं चाहिए हमको, उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ही कम होता है। जैसे कि इस ग्राफ में देख सकते हैं हम, कोई भी ड्रग अपना इफेक्ट शो करने के लिए सब थेराप्यूटिक लेवल को क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, वो थेराप्यूटिक लेवल में पहुंचना चाहिए, अगर उससे ऊपर हुआ तो वो टॉक्सिक लेवल में पहुंच जाता है। तो टॉक्सिक लेवल का रेंज जनरली बहुत ऊपर होता है, लेकिन इस केस में कुछ ड्रग जिसका लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहता है, टॉक्सिक लेवल बहुत पास होता है, मतलब थोड़ा सा ही अगर ऊपर गया अपने थेराप्यूटिक लेवल से तो टॉक्सिक लेवल में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ड्रग जिसका टॉक्सिक लेवल उसके थेराप्यूटिक लेवल से बहुत पास हो, उन ड्रग के लिए बायोइक्विवेलेंस स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम डोज को वेरी नहीं कर सकते, उसका प्लाज्मा कंसेंट्रेशन को हम चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो वो टॉक्सिक लेवल में पहुंच जाएगा। देन ऐसे ड्रग जिसका डोसेज फॉर्म बहुत प्रिसाइज रहता है, ठीक है, इसी डोसेज फॉर्म में ही वो रहना चाहिए, जैसे कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के केस में, ओरल एंटीकोगुलेंट्स एजेंट्स के केस में, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के केस में हम डोसेज फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते, ये सेम रहना चाहिए डोसेज फॉर्म। तो इसमें एक चीज और जानने वाली बात है, दो अलग अलग कंपनी के हम जब ड्रग लेते हैं, सेम ड्रग, सेम डोसेज फॉर्म और सेम डोज, और हम उसको बायोइक्विवेलेंस स्टडी करते हैं, तो दोनों का बायोअवेलेबिलिटी एकदम एग्जैक्ट तो नहीं आ सकता, दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा ही। ठीक है, तो अगर वो डिफरेंस लेस देन 20% रहा, ठीक है, दो ड्रग है जिसका बायोअवेलेबिलिटी लेस देन 20% डिफरेंस शो कर रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं बायोइक्विवेलेंट। लेकिन अगर इस 20% से ज्यादा हुआ दोनों का बायोअवेलेबिलिटी का जो डिफरेंस है, तो उसको हम नॉन इक्विवेलेंट ड्रग बोलेंगे।
ठीक है। तो बायो इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट ये दोनों हमको 20% डिफरेंस पे डिपेंड करता है, दोनों के बायोबिलिटी पे। सो दिस इज ऑल अबाउट ड्रग एब्जॉर्प्शन, बायोबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस। आई होप आप लोग को ये समझ आया हो। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और कुछ ऐसे क्वेश्चन का पता चले जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बायोबिलिटी इज मोर एक्यूरेटली डिटरमाइंड बाय विच फैक्टर। मतलब बायोबिलिटी को हम किससे ज्यादा अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शंस आर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, देन लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, नॉन आयोनाइजेशन ऑफ फॉर्म ऑफ द ड्रग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। एंड ऑप्शन ई इज बोथ ए एंड डी, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। तो हम पढ़े हैं टू मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ बायोबिलिटी आर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। लिपिड सॉल्युबिलिटी और नॉन आयोनाइजेशन से तो हमको एब्जॉर्प्शन पता चलेगा, ठीक है। लेकिन बायोबिलिटी पता करना है तो एब्जॉर्प्शन और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का पता रहना चाहिए हमको, तब जाके बायोबिलिटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया अंडर कर्व सिग्निफाइज व्हाट। मतलब एरिया अंडर कर्व से हम क्या पता कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है मैक्सिमम प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, हम देख सकते हैं इससे। देन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का पता कर सकते हैं, रेट ऑफ इलिमिनेशन का पता कर सकते हैं, या फिर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का पता कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जी पैट में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको अभी हम पढ़े हैं, एरिया अंडर कर्व से हम क्या पता कर सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब कितना हद तक एब्जॉर्ब हो रहा है कोई ड्रग, उससे हम एरिया से पता कर सकते हैं। जो एरिया हमको मिलता है उससे हम एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पता कर सकते हैं। और इसको ट्रिक में कैसे याद किए थे, सी के काफी करीब है ई, ठीक है, अल्फाबेट में कर्व के काफी करीब है एक्सटेंट, सो सी एंड ई इज क्लोज टू ईच अदर इन अल्फाबेट, सो एरिया अंडर कर्व इज रिलेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जबकि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए हम क्या करते हैं, टी मैक्स को, टी मैक्स से हम रेट ऑफ, और टी और आर काफी क्लोज है एक दूसरे से अल्फाबेट में, तो इसको हम ट्रिक से याद किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विल शो 100% ऑफ बायोबिलिटी। मतलब कौन से रूट से हम ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे तो 100% बायोबिलिटी हमको मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शंस आर पेरेंटरल रूट, ओरल रूट, टॉपिकल रूट और इंट्रावेनस रूट। देखो बहुत लोग तो ऑप्शन देखते ही पेरेंटरल रूट को टिक मार देंगे, ठीक है, क्योंकि पेरेंटरल रूट का मतलब हम समझते हैं कि इंजेक्शन के फॉर्म में एडमिनिस्टर करना। लेकिन इंजेक्शन के फॉर्म में इंट्रामस्कुलर भी दिया जाता है, सबक्यूटेनियस भी दिया जाता है, और हम पढ़े हैं इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस रूट से बायोबिलिटी जो है 100% हमेशा नहीं होता। कुछ केस में 100% हो सकता है, कुछ केस में इससे कम भी हो सकता है। लेकिन एक रूट है जिससे हम 100% बायोबिलिटी बोल सकते हैं, और वो है इंट्रावेनस रूट, ठीक है। तो आईवी रूट तक तो कई लोग ऑप्शन को देखते ही नहीं है, पेरेंटरल पे टिक मार देते हैं, तो ये कंफ्यूजन करने के लिए दिया जाता है। पर अगर ऑप्शन में इंट्रावेनस रूट नहीं दिया है तब जाके हम पेरेंटरल रूट को टिक कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अवॉइड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इट इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू विच रूट। मतलब नाइट्रोग्लिसरीन को अगर ओरल देंगे तब तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाएगा उसका, वो डिग्रेड हो जाएगा, तो उससे बचाने के लिए उसको कौन से रूट से दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस आर सबलिंगुअल रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्राडर्मल रूट या फिर टॉपिकल रूट, स्किन से दे सकते हैं। तो इसका आंसर है सबलिंगुअल रूट, मतलब ओरल कैविटी से, टंग के नीचे इसको जनरली एडमिनिस्टर किया जाता है। देन वहां से डायरेक्ट एब्जॉर्बर के ब्लड पे जाता है और इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एस्केप हो जाता है। उसी प्रकार इंसुलिन को पूछा जा चुका है, इंसुलिन को कौन सा रूट से दिया जाता है, तो इंसुलिन को भी सबक्यूटेनियस रूट से हम देते हैं, ठीक है, टू अवॉइड इट गैस्ट्रिक डिग्रेडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोइक्विवेलेंस स्टडी इज मोस्ट नेसेसरी फॉर विच ड्रग। मतलब कौन से ड्रग के केस में हमको बायोइक्विवेलेंस स्टडी करना जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो ऑप्शंस आर पैरासीटामोल, ऑन्डेनसेट्रोन, डिगॉक्सिन और मेटफॉर्मिन, ठीक है। तो हम पढ़े हैं बायोइक्विवेलेंस स्टडी ऐसे ड्रग के लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है जिसका लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहता है, ठीक है। तो डिगॉक्सिन इज ड्रग विच हैव वेरी लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो इसका सही आंसर है डिगॉक्सिन। जबकि मेटफॉर्मिन भी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, इसका भी हमको स्टडी करना जरूरी है, बट अगर कंपेयर किया जाए तो डिगॉक्सिन और मेटफॉर्मिन में तो डिगॉक्सिन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। पैरासीटामोल फ्रीली वाटर सॉल्युबल ड्रग है, तो इसमें बायोइक्विवेलेंस स्टडी करने का जरूरत नहीं है। उसी प्रकार ऑन्डेनसेट्रोन एक एंटी वॉमिटिंग ड्रग है, इस केस में भी अगर कंपेरेटिवली देखें तो बायोइक्विवेलेंस स्टडी उतना जरूरी नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। आई होप आप लोग को ये पसंद आया हो। अगर हाँ तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।